60% आपके ट्रेड्स है वो रफली 1:3 तक जाते हैं Yes. ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत ही सॉलिड है। तो ऐसा होता है कभी कि बैक टू बैक लॉसेस बुक हो रहे हैं? होता है, बिल्कुल होता है कि मार्केट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट विल गो अप, इट विल कम डाउन। सो ये जो लास्ट पीरियड जो रहा, टफ पीरियड रहा है, बिकॉज आई इन्वेस्ट स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो उसमें ड्रॉडाउन इतना बड़ा आया। ये जो क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च, इस पीरियड में तो अगर मैं देखूंगा स्पेसिफिकली तो मेरा 80% रेशियो लॉस का होगा। मार्केट ऊपर जाता है तो अगर आप उसको आप टोटल तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो और आप अपना एलोकेशन राइट रखते हो, उसके बाद जब रिवर्सल होता है तो इट गिव्स लॉट ऑफ रिटर्न। दोस्तों, फाइंडिंग एज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे गौरव बजाज जी से। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन और बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है। एक्चुअली इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। इवन दो सीए होने के बाद जब इन्होंने इन्वेस्टिंग का स्टार्ट किया प्रोसेस, तो काफी इमोशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे प्रोसेस से वो गए हैं और उसके बाद एक रोबस्ट फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है। इन्होंने एक सेशन भी लिया था हमारे डिफाइन एज के कॉन्फ्रेंस में डेकमा में और इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। आज जब हम उनका काम देखते हो, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिंग करते हैं, अपने प्रोसेस को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं और उनका जो अप्रोच है उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का वो एक ब्लेंडिंग है और बहुत अच्छे से वो ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे पूरा उनका प्रोसेस समझेंगे और उनके थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो अच्छा काम करें। वेलकम गौरव। आपने डिफाइन एज कॉन्फ्रेंस में सेशन लिया था जहाँ पे आपने अपने स्ट्रैटेजीज के बारे में बात किया था। बहुत सारे लोगों ने सुना और हमें जो ये फाइंडिंग एज के पॉडकास्ट जो हम करते हैं वहाँ पे हमें फीडबैक भी आया कि आपसे आपके साथ सेशन करें, आपसे वो सीखना है, वैसे ही स्ट्रैटेजीज थोड़ा और डिटेल में बात करना है। मैंने आपका काम भी देखा है, कंसिस्टेंटली आप अच्छा काम करते हो, शांत रहते हो, लेकिन ऑफ कोर्स आपके जो हम काम देखते हैं और वो बोलता है। सो ये इस पॉडकास्ट में हम जो आप करते हो, जो स्ट्रैटेजी, जो प्रोसेस, उसको अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम बेसिक्स बिगिनिंग, ये समझ के कि जो देख रहा है उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता है ना। सो हम उसके ऊपर आते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया है इसके लिए और आई एम श्योर ये जो हम डिस्कशन करने वाले ये बहुत फ्रूटफुल होगा लोगों के लिए। सो उसके ऊपर हम आए, उसके पहले मुझे जानना है कि आपका स्टॉक मार्केट जर्नी कहाँ से, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे रहा है आपका वो लर्निंग प्रोसेस? So first of all, thank you Prashant for inviting me for this podcast. It's always exciting and enjoying to be part of Definers team. So last two conference also I was there and I enjoyed, learned a lot from there. So taking forward from there, so basically initially first 10 years I was in the market, of the market, but मतलब वो क्या होता है ना, बेसिकली वो देयर वाज नो प्रोसेस सिस्टम उस समय। 2020 तक तो ऐसा ही चलता रहा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करते रहे और चलता रहा 10 साल तक। उसके बाद आई वाज लिटिल बिट सीरियस, थोड़ा सीरियस था कि कुछ करना है बेसिकली नाउ, बिकॉज आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, सो टाइम भी थोड़ा नहीं दे पाते हैं उस चीज़ के लिए। तो देन आई रियलाइज ड्यूरिंग कोविड टाइम कि आई नीड टू बी लिटिल बिट सीरियस, कुछ करना होगा कुछ। तो उसी समय आई केम टू नो, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद आई डोंट नो, लकली आई गॉट इन टच विथ यू एंड डिफाइनर्स टीम। और उस समय मैंने मार्केट पाठशाला जो कोर्स होता था वो ऑनलाइन अटेंड किया एंड आई वाज प्रिविलेज्ड टू अटेंड दैट कोर्स एंड दैट basically provided a foundation to me ki I was convinced with all the, you were there then, all the seniors of Definers team were there and they really, first thing was clear कि process should be there, system should be there, कुछ करना है तो process system बना कर लगाना पड़ेगा। तो from there I started and slowly gradually वहाँ से आज 5-6 साल हो गए हैं। तो I have learned from there a lot and improved and tried to blend my fundamentals with technicals and doing really great, happy with the way I am approaching. ग्रेट। सो अब ये दो पार्ट में बात करते हैं कि पाठशाला आपने एक कोर्स किया, एक इवेंट किया, आई थिंक 2020 उस साइड। Yes. उसके पहले आपने कहा कि मुझे प्रोसेस वगैरह थोड़ा करना था, तो वो जर्नी में क्या लेसन्स रहे, माइंडसेट क्या था?
कि ठीक है उसके बाद आपको प्रोसेस वगैरह पता चले, लेकिन तब तक के हिसाब से क्या लेसन्स थे, एक्सपीरियंसेस कैसे हुए थे? एक्सपीरियंस ये था बेसिकली कि उसके पहले ऐसा लगता था कि यार टिप्स जो लोगों के आ जाते थे वो आपने बाय कर लिया स्टॉक, हाँ और फिर उसके बाद मार्केट में जैसे वॉलेटिलिटी आती थी आप डर जाते थे कि ये जो मेरा कैपिटल है ये चला जाएगा, एंड देन यू यूज टू टेक डिसीजंस एग्जैक्टली ऐसे डिसीजंस ले लेते थे जो उल्टे ही होते थे। हमेशा ऐसा आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि जो स्टॉक मैंने खरीदा और जब मैंने बेचा उसके बाद उसमें रन चालू हो गया और तब मैंने एग्जिट किया, तो एग्जैक्टली वो फीलिंग्स थी। तो जब हम स्टॉक में जब मोमेंटम आता था तब हम एग्जिट कर जाते थे, और जब तक वो सोया हुआ होता था कोई मूवमेंट नहीं होता था तब तक हम उसको होल्ड करके रखते थे कि जब लॉस का रिकवर होगा तब हम उसमें बेसिकली एग्जिट कर जाएंगे। सो दैट वाज द माइंडसेट विच वाज देयर कि लॉस होना अच्छी बात नहीं है, जो कि बेसिकली लॉस होना नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो एक जनरली ये होता ही है कि आप इवन क्रिकेट टीम को देख लो, 11 प्लेयर्स होते हैं तो 11 प्लेयर्स हर रोज तो परफॉर्म नहीं करते। कुछ प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, कुछ प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करते हैं, कुछ फार एक्सीडिंग परफॉर्म करते हैं। राइट। तो यही समझ में आया उसके बाद कि यार ये ऐसा नहीं है कि एवरी थिंग विल वर्क, you have to decide there will be some losers, there will be some winners, and winners should far exceed the losers. So that was the thing which I learned. So वहाँ तक आपने सीखा कि अगर स्टॉक्स आप पिक करते हो तो सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते। Yes. देयर विल बी स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं करेंगे एंड वो आपको एग्जिट करने होते हैं। उस टाइम तक क्या कोई ऐसे मेथड सिस्टम आप स्पेसिफिक फॉलो करते थे या थोड़ा सा वो रैंडम था? It was random and purely based on fundamental. कोई स्टॉक अच्छा है करके जो मतलब गिर गया है स्टॉक। अब जैसे आई रिमेम्बर देयर वाज ए स्टॉक यूनिटेक स्टॉक था, वो भी हम बेसिकली वो उस समय रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा कर रहा था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के आसपास, तो उस समय भी हमने उसको बाय किया अच्छे, आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस बट आई बॉट एंड देन 50-60% नीचे चला गया, उसके बाद उसको एग्जिट किया। तो दैट वाज द वे, मतलब इट वाज टोटली इमोशनल, द ट्रेड्स वर टोटली इमोशनल, आप इमोशंस के बेसिस पे ट्रेड कर रहे थे। तो दैट वाज वन थिंग, एंड यू नेवर नो कि कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, कब, वो बिल्कुल पता ही मतलब था ही नहीं, मतलब वो माइंडसेट में भी नहीं था, अप्रोच में भी नहीं था। टिप्स आई आपके पास, आप उसके बेसिस पे इन्वेस्ट पैसा डाला और उसके बाद फिर पता नहीं है कब एग्जिट करेंगे। अच्छा, सो वो आपको तब तक इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस रियलाइज हो गया था। ठीक है, आपने पाठशाला किया, कोई और इवेंट भी हो सकता है जहाँ से आप सीखते हो स्ट्रैटेजी, या पाठशाला पे आपको फोकस होता है प्रोसेस एंड ऑल। सो उसके बाद इमीडिएट माइंडसेट में क्या ऐसा चेंज आया एंड फिर आप क्यों, मतलब प्रोसेस का इम्पोर्टेंस समझ आया या स्ट्रैटेजी, या कहाँ से उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसे रहा? एक्चुअली इन द बिगनिंग क्या हुआ, एक चीज़ आई डोंट नो, नॉइजलेस चार्ट्स मुझे बहुत पसंद आए। बिकॉज जैसे पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स हैं या रैंको चार्ट्स हैं, तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में मुझे ये समझ में आया, मुझे क्लैरिटी आ रही थी वहाँ पे कि बेसिकली अभी क्या है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या इंडेक्स ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, डबल टॉप बाय जैसे उसमें बनता है। तो वहाँ पे मुझे कोई नॉइस नहीं लगी कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा होगा। और मुझे एंट्री करते समय मुझे ये पता चल गया जब मैंने पाठशाला कोर्स किया कि मेरा एग्जिट कहाँ है। तो आई नो द एंट्री, आई नो द एग्जिट, आई नो हाउ मच लॉस आई कैन इंकर इन दैट ट्रेड। तो दैट इज द थिंग विच ब्रॉट यस, I know the moment I enter the stock, how much loss I can incur and where I need to exit. So that is the thing which was introduced at the first instance. So then, objectivity basically. Yes, and, objectively how to invest or trade. So that was confirmed कि अभी हाँ अब ऐसे ही करना है। So उसके बाद आपने कैसे अपने मेथड्स, जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो आई बिलीव, और ये टेक्निकल एनालिसिस भी है, सो जो भी आप कैसे है? सो इट इज टेक्नो फंडा अगेन ब्लेंडिंग अप्रोच। सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना, उनको बेसिकली अपने एक ग्रुप बना के उसमें ऐड करते रहना। जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो मेरे पोर्टफोलियो के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में आ जाते हैं। उन्हीं स्टॉक्स को फिर मैं फर्दर फिल्टर करता हूँ।
तो एक बेसिकली फंडामेंटल्स तो एक आ गया कि आपके जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, जो बेसिकली प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और जिसमें टेलविंड्स हैं, ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, तो वो तो आ गया एक. देन आई गॉट दिस एज कि अब आपके पास टेक्निकल्स भी हैं जहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि हर तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड लेना है तो आपको कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है. देन अगर आपको ऐसा स्टॉक लेना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है आपके हिसाब से एंड इट विल डू गुड. बस टुडे यू आर अवेयर कि कितना वोलेटिलिटी होता है. एक रिजल्ट ख़राब आता है अगर कंपनी का, तो उसके अंदर सेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर स्मॉल मिड कैप स्टॉक है तो 30-40% में नीचे चला जाता है. बट यू आर अवेयर कि ये स्टॉक तो फंडामेंटली स्ट्रांग है ही है, इसमें मोट है. तो है तो अब आपको पता है कि इसमें घुसना है मेरे को, एंड आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक, सो आई नीड टू एंटर दिस स्टॉक. सो फॉर्चुनेटली यू हैव 45-degree ट्रेंड लाइन, बियर इज बुलिश, बोथ ट्रेंड लाइंस आर देयर, यू कैन सी दैट. देन बॉटम बिल्डिंग होता है पीएनएफ में, तो आपका कॉलम रिवर्सल होता है. तो एक्स कॉलम रिवर्स हो गया अगर 3% में, तो इट इज़ लाइक मूवमेंट ऑफ 9% मूवमेंट. तो उसके बेसिस पे भी आई कैन टेक ए कॉल टू एंटर, एंड देन आफ्टर एंटरिंग आई नो वेयर आई नीड टू एग्जिट. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो सो बेसिकली आप फंडामेंटल एनालिसिस करके या जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके एंट्री एग्जिट्स आप प्लान करते हो, है ना? और वहाँ आपको ये ऑब्जेक्टिविटी वगैरह से हेल्प होता है. यस. अब इसमें मेरे हैं कुछ और क्वेश्चंस, बिकॉज प्रैक्टिकली जब इसको करते हो तो क्या चैलेंजेस होते हैं उस एंगल से कुछ क्वेश्चंस है. लेकिन उसके पहले हम ये जो आप स्ट्रैटेजी करते हो उसको स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस से एक्सप्लेन करोगे अभी आप कैसे करते हो उसको, Yes. आपका क्या अप्रोच रहा है, फिर उसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं. ओके. सो गौरव, स्टार्टिंग से एक बार हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो आप अपना जो फंडामेंटली जो स्टॉक्स सिलेक्ट करते हो वो कैसे करते हो, ना, राइट फ्रॉम बिगिनिंग. सो बेसिकली फंडामेंटली जो स्टॉक्स स्ट्रांग हैं वो कौन से होंगे? जिनकी सेल अच्छी हो रही है, हाँ, और जिनका प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, ओके और बेसिकली जिनमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ओके, विच आर लाइक डूइंग गुड. सो वैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोसेस है जो विथ इन सिस्टम भी है मेरे पास और आउटसाइड सिस्टम भी. आउटसाइड सिस्टम थ्रू रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ के या किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का स्टॉक आइडेंटिफाई करके उसको एनालाइज करके, एंड इवन इन रडार वी हैव सिस्टम जहाँ पे बेसिकली आप रडार स्कैनर्स यूज़ करके सेक्टर एनालिसिस कर सकते हो आप, तो टॉप डाउन अप्रोच में. देन आप उसका स्टॉक का क्या वैल्यूएशन है, कैसे है, किस बेसिस पे वो देखते हैं, एंड देन उसके बाद फिर आप उसको टेक्निकली उस स्टॉक को, उस ग्रुप बना के उस स्टॉक का आप उसको एनालाइज करते हो कि टेक्निकली भी वो आपका क्राइटेरिया में मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहले आपने कहा कि वैसे स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड होते हैं जहाँ जिनका सेल्स अच्छा है, जिनका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, राइट? यस. सो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव रूल्स हैं, मतलब yes. रडार जो डिफाइनेज का फंडामेंटल्स का प्लेटफॉर्म है फंडामेंटल एनालिसिस का, वहाँ पे ये रूल्स बन सकते हैं. Yes. उसके हिसाब से हम स्टॉक्स भी स्कैन कर सकते हैं. yes. दूसरी चीज़ आपने कही कि आप रिसर्च रिपोर्ट वगैरह भी देखते हो, और फिर बाकी स्टॉक्स कहाँ कौन से पोर्टफोलियोज में है वो भी एक देखते हो कि कहाँ लोगों ने रिसर्च की करके स्टॉक्स बाय किए. सो ये सारा आप अपार्ट फ्रॉम रडार ये सब्जेक्टिव एनालिसिस हो गया. यस. और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, तो ये सारा आप करते हो. यस. सो आप जो इसके बेसिस पे आप लिस्ट बनाते हो, फिर हम टेक्निकल्स पे आते हैं. Yes. सो इसको लेके आप लिस्ट बनाते हो. तो लिस्ट कैसे बनाते हो, कोई एग्जांपल के साथ आप शेयर कर सकते हो? यस. सो अभी मैं रडार से ही दिखाता हूँ बिकॉज लॉट ऑफ स्टॉक्स इवन वी आइडेंटिफाई फ्रॉम रडार आल्सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. ओके. सो फॉर एग्जांपल आई विल शो रडार में टूल्स में अगर हम जाएंगे तो एक सेक्टर बाइट्स करके है, अगर आप देखेंगे सेक्टर बाइट्स. सो सेक्टर बाइट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिख रहा है एनएससी सेक्टर्स में. तो अभी हमें दिख रहा है एसएमई आईपीओ जो है उसमें सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है. मिड कैप लिक्विड 15 में है, निफ्टी 200 अल्फा में है. सो इस मैट्रिक्स में जो अभी आप दिखा रहे हो ये ग्रीन और इसमें इसको आप अगर थोड़ा सा बताओ ये क्या शो कर रहा है? जो डार्क ग्रीन है उसमें हाईएस्ट सेल्स है, हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ है. बेसिकली ये टॉप 4 आउट परफॉर्मिंग, ठीक है, इंडेक्स हैं जो जहाँ पे अच्छी सेल्स आ रही है, मतलब जहाँ पे
तो अब ये एक चीज़ हमें पता चल गई कि ये इसमें 4-5 जिसमें कैपिटल मार्केट्स भी आ रहा है 5th नंबर पे, तो ये हमें पता चल गया कि ये है तो ये सेक्टर है, सेक्टर जहाँ पे अच्छी सेल्स ग्रोथ है। ठीक है, प्रॉफिट भी देखते हैं हम। हाँ, तो प्रॉफिट देखने के लिए अपन अगर ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर अपन देखते हैं ठीक है, तो इसमें अपने को दिख रहा है, देखिए एसएमई आ रहा है, तो एसएमई में सेल्स भी आउट परफॉर्म कर फॉर रहे हैं। एग्जाम्पल अभी वो सेक्टर है जिसमें ये हो रहा है। सो आपको ऐसे सेक्टर, यहाँ से वो सेक्टर्स मिलते हैं जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ है, मतलब जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स वो अच्छा काम हो रहा है बेसिकली। जैसे हम बोल रहे हैं कि मिड कैप्स स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस भी आ रही है बेसिकली। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये है। तो डिफेंस इंडेक्स भी आपको दिख रहा है कि डिफेंस इंडेक्स है जहाँ पे आपका अच्छा प्रॉफिट आ रहा है बिकॉज ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो यू गेट ए आइडिया कि यहाँ से आपको कौन से कहाँ पे ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हो रही है ये इंडेक्स में। अब ये एक बार अगर मैंने देख लिया तो सारे इंडेक्स में तो मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। आई हैव टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स फ्रॉम दोस इंडेक्स। सो अभी उसके लिए भी हमारे पास रडार में, स्कैनर्स में, टूल्स में एक है सेक्टर एनालिसिस करके। तो वहाँ पे अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली क्या है कि यू कैन यूज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में दो। सो बेसिकली इफ़ इट इज़ ए फाइनेंशियल स्टॉक आई विल गो विद प्राइस टू बुक एंड आरओसी क्या है, उसमें कौन अच्छा दिख रहा है। इसको आप थोड़ा सा वापस बताइए। आपके पास सेक्टर आ गया जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ है, वो सेक्टर को भी आप ये क्या करोगे यहाँ पे? बेसिकली आई विल सी उन स्टॉक्स में, उस सेक्टर में से, जैसे अगर हमने अभी बैंक इंडेक्स अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो बैंक इंडेक्स में मुझे क्या दो पैरामीटर मुझे दिख रहे हैं। एक तो रिटर्न्स है, हाँ, दूसरा बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक जो वैल्यू है उसकी, अच्छा, दैट इज वन इंडिकेटर। सो जनरली इट इज इन द रेंज ऑफ 2 एंड इट इज ट्रीटेड एज राइटली वैल्यूड स्टॉक। अच्छा, तो अभी अगर मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइस टू बुक वैल्यू में और आरओसी में दोनों में देखूँ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैनरा बैंक जो है उसमें अच्छा दिख रहा है मुझे। हाँ, तो इसमें एक दो एक्सिस है इस चार्ट में, एक है प्राइस टू बुक, यस, और दूसरा है आरओसी। सो अगर इसमें एक सेक्टर अगर ऊपर है, मतलब जैसे राइट साइड पे है और ऊपर है, सो वो ये शो करता है कि प्राइस टू बुक भी अच्छा है और आरओसी भी अच्छा है। ये राइट में है बेसिकली, वो ये दिखा रहा है कि प्राइस टू बुक ज़्यादा है। करेक्ट, हमें देखना है प्राइस टू बुक कम है। हाँ, ठीक है। सो इसमें वो दिखा रहा है, राइट? यस। सो अगर और लेफ्ट में है, हाँ, तो वो अगर आप ये चारों उसके वो एक्सप्लेन कर दे कि आरओसी ज़्यादा है और प्राइस टू बुक ज़्यादा है, तो वो कहाँ रहेगा? हाँ, सो अगर आरओसी ज़्यादा है और प्राइस टू बुक भी ज़्यादा है तो वो राइट साइड में ऊपर, राइट साइड में ऊपर है। बट वो बेसिकली मेरे लिए ये है कि वो प्राइस टू बुक ज़्यादा है तो कहीं पे वो वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो एक्सपेंसिव है थोड़ा। वही लेफ्ट साइड में जो मुझे स्टॉक्स दिख रहे हैं जिसमें आरओसी भी ज़्यादा है, हाँ, और प्राइस टू बुक कम है। हाँ, तो जहाँ पे मुझे दिख रहा है वैल्यू, जहाँ पे वो प्राइस टू बुक अगर जैसे अपन देखे बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो 0.84 है। अब वो अगर 2 तक जा सकता है, मतलब वहाँ पे रन रेट है उसके पास विद द सेम रिटर्न्स। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Similarly, in other than bank में specifically we do that. Other than bank, if I want to use a general, then ROC and perks and pitfall score if we use. अच्छा, Because we have in radar perks and pitfall score. वो perks and pitfall score basically सारे आपके fundamentals को ले लेता है, और उसके बाद आपका अगर perks and pitfall score more than 50 है या more than 70 है, वो एक कोई भी नंबर अपन ले सकते हैं अपने। मैं तो मोर देन 50 ले लेता हूँ। तो मोर देन 50 अगर आपका आ रहा है, डेट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रेंथ इन दैट स्टॉक। ऑल द रेशियोज आर डूइंग गुड, नेट प्रॉफिट रेशियो इज गोइंग गुड, सेल्स ग्रोथ इज गुड, एंड ऑल द डेट इक्विटी इज लेस, FIIs आर इंक्रीजिंग द स्टेक, DIIs आर इंक्रीजिंग द स्टेक। तो वो सब उसमें वो कवर कर लेता है। तो मोस्टली फंडामेंटली ये मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि इस स्टॉक में फंडामेंटल्स अच्छे हैं। गॉट इट। सो अगर बैंक इंडेक्स है, सो आप ये मैट्रिक्स लेते हो। यस। इसमें मैं वापस थोड़ा सा इसलिए कि जो देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए, है बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टडी कि इसको 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर ले, सो राइट साइड में जिनका बुक प्राइस टू बुक भी अच्छा और आरओसी भी अच्छा है, ऐसे सेक्टर्स आते हैं। आपके हिसाब से वो एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू बुक मतलब बुक वैल्यू अगर 100 है और प्राइस अगर 200 है, तो प्राइस टू बुक 2 हो गया। तो फिर वो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है ना।
और अगर इसके लेफ्ट साइड में है सेक्टर्स जिस और ऊपर है तो उसका मतलब है ROC अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, Yes. मतलब कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रहा है यस और प्राइस टू बुक कम है फॉर वॉट एवर रीजन्स। सो आपके हिसाब से वो थोड़े अच्छे वैल्यू पे वो स्टॉक मिल रहे हैं। यस सो आप ऐसे स्टॉक्स देखते हो जो लेफ्ट में है और ऊपर है, राइट? Yes. इस मैट्रिक्स में। सो लेफ्ट राइट में चेंज बिकॉज पर्क्स एंड पिटफॉल स्कोर देखूंगा तो फिर नहीं, आई अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर बैंक इंडेक्स, Yes, राइट? yes. अब किसी एक एग्जांपल सेक्टर से हम आप जो दूसरा फॉलो करते हो उसको देखते हैं। यस सो वी विल चेक अनदर लाइक डिफेंस अभी अच्छा चल रहा है तो हम डिफेंस में देखते हैं। तो डिफेंस सेक्टर है। अब व्हाट आई विल डू, आई विल यूज पर्क्स एंड पिटफॉल स्कोर। अच्छा। सो पर्क्स एंड पिटफॉल स्कोर जो है, हियर देयर इज अ ऑप्शन आल्सो, यू कैन डिफाइन कितना आपको ROC चाहिए Yes. मोर देन, और कितना पर्क्स एंड पिटफॉल चाहिए। तो अगर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं ROC मोर देन 20 ओके। और पर्क्स एंड पिटफॉल स्कोर मोर देन 50, अगर अपन फिल्टर लगा के देखते हैं तो आपका ये मैट्रिक्स तो अभी अपने को क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू शो। ROC आपका देखिए यहाँ पे आपका ये पर्क्स एंड पिटफॉल स्कोर कई स्टॉक्स का 80 वगैरह आ रहा है यहाँ पे, बट उसका ROC 22 आ रहा है। तो आई विल फाइंड दिस स्टॉक इन द डिफेंस सेक्टर टू बी राइटली। नहीं, अब अगर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, अब आपने ये दोनों स्टडी लिया, यस पर्क्स एंड पिटफॉल अबाउ 50 लिया, यस इसका मतलब है अगर अबाउ 50 है तो वो बुलिश स्टॉक्स हैं। यस पर्क्स एंड पिटफॉल वो स्कोर है जहां डिफाइन एज के रडार प्लेटफॉर्म में सारे ही फंडामेंटल्स देख के स्टॉक को स्कोर किया जाता है। तो उसमें प्रॉफिट, सेल्स, डेट इक्विटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सारे ही आ जाते हैं उसमें। सो अगर वो 50 के ऊपर है तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, साउंड स्टॉक है। और दूसरा आपने फैक्टर लिया है ROC, जहाँ पे अगर ROC अच्छा है तो वो मतलब बेसिकली आपका एक चॉइस हो सकता है कि अच्छी परफॉर्म कर रही है ये कंपनी, सो उसमें हम इन्वेस्ट करें। सो ये मैट्रिक्स में अगर वो राइट साइड पे स्टॉक है और ऊपर है, यस सो दैट मीन्स कि वो पर्क्स एंड पिटफॉल्स भी अच्छा है और ROC भी अच्छा है। सो अब इसमें आप राइट साइड के स्टॉक्स प्रेफर करोगे? यस, राइट साइड के स्टॉक्स प्रेफर करूंगा। और इवन अगर राइट साइड में ऊपर नहीं मिलता है तो अगर राइट साइड में नीचे मिलता है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक वेयर रिटर्न्स, बिकॉज वी हैव चूजन मोर देन 20, तो मोर देन 20 ROC इज स्टिल बहुत मतलब बढ़िया ROC है। तो हम हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो गए, आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है और क्लियरली आई कैन सी कि यहाँ पे केवल 10-12 स्टॉक डिफेंस के आ गए सिंपली, और उनमें से भी जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे GRSC, गार्डन रिच आ रहा है, HCL आ रहा है। तो देयर इज ए क्लियर, आप देख सकते हो कि आपको क्या अच्छा दिख रहा है यहाँ पे फंडामेंटली विदाउट गोइंग इनटू डीप स्टडी, रिसर्च स्टडी। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस रडार सिस्टम विच आई लाइक, कि आप पहले तो टॉप सेल्स और प्रॉफिट देख लो, उसके बाद फिर आप कौन उससे सेक्टर अच्छे आपको मिल गए, फिर उसके बाद आप ये देख लो कि उन सेक्टर में से मुझे नॉइज़ हटानी है और कुछ चुने हुए स्टॉक देखने हैं, वो चुने हुए स्टॉक आपको यहाँ से मिल गए तो आप उस स्टॉक्स को अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हो। नहीं, आपने बहुत अच्छा टूल का यूज़ किया है। जो देख रहे हैं मैं उनसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो स्टॉक सेक्टर सिलेक्ट हुए ना उस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिए, डज नॉट मैटर। ये अभी टाइम बिंग की बात होती है, ये कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टडी और प्रोसेस क्या वो फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ उन्होंने ये जो एक मैट्रिक्स चार्ट है उसको अपने हिसाब से अच्छे से ट्विक किया है, जो उनके स्टडी है, उनके बिलीफ है, उस हिसाब से वहाँ से आप पॉइंटर्स ले सकते हो। उन्होंने ROC यूज़ किया, मे बी यू कैन यूज़ समथिंग एल्स। उन्होंने ROC अबाउट 20 बोला, आप 10 से ट्राई कर सकते हो। उन्होंने पर्क्स एंड पिटफॉल्स बोला, आप वहाँ पे कोई स्कोर में वेरिएशन कर सकते हो। सो अपने हिसाब से आप ये स्टडी बिठा सकते हो, बट स्टडी इज़ वेरी लॉजिकल। मतलब आइडिया क्या है कि फंडामेंटली साउंड स्टॉक पिक करने का एक प्रोसेस, जिसमें हमें प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ देख ली और यहाँ से उन सेक्टर से हमने अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकाले, जहाँ पे राइट साइड में अगर ROC कम भी है लेकिन पर्क्स एंड पिटफॉल्स अच्छा है, सो वैसे स्टॉक्स आप पिक करते हो, राइट? ये स्टॉक्स ऐसे आइडेंटिफाई करके आप एक ग्रुप बनाते हो। ग्रुप बना, ये प्रोसेस आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हो? नहीं, ये तो मंथली बेसिस में, बिकॉज आपका जो
चीज़ है वो मंथली बेसिस में ही Yes. देखते हैं, और उनमें से कुछ स्टॉक्स मेरे ऐड हो जाते हैं ऑलरेडी। पहले ग्रुप में मेरे पास अगर 100-150 स्टॉक हैं तो आज की डेट में जो स्टॉक्स नए हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो आप इसका कोई ऐसे मतलब मंथली बेसिस पे आप इसको रन करते हो और उसका एक स्टडी आइडेंटिफाई करके आपने अपना ग्रुप बना लिया। यस, सो जब आप और वो आप हर मंथ में करके उस ग्रुप को चेंज करते रहते हो? ऐड करता रहता हाँ, मतलब कोई स्टॉक आता है, हो सकता है कोई चला भी जाए, है ना? यस यस। तो वो ग्रुप में रफली कितने स्टॉक्स होते हैं एट अ टाइम? अराउंड अभी 150 स्टॉक्स हैं। 150 स्टॉक्स। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज इतने स्टॉक्स होते हैं। Yes. और फिर मान लो किसी एक मंथ में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने 1 तारीख को ये किसी मंथ में ये स्टडी रन करके अपना लिस्ट बनाया, यस फिर वो पूरे मंथ आप उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करोगे टेक्निकली भी, या यस यस इस टाइप का प्रोसेस है? यस। सो अब ये 150 स्टॉक्स का मान लो आपका ग्रुप बन गया ये स्टडी करके, इसके अलावा कुछ और करते हो आप? इसके अलावा एक और टूल है हमारे पास जो मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज हाँ दैट जी। इज़ ऑल्सो वेरी गुड। हाँ जी। स्कोरिंग स्कैनर करके एक स्कैनर है जिसमें आपको बेसिकली 7 जितने भी पैरामीटर आपको बताने हैं उतने पैरामीटर्स आप बता सकते हो, और उन पैरामीटर्स के बीच में रैंकिंग होगी बेसिस दैट। तो जैसे मैंने, अगर आप यहाँ देखोगे, हाँ। तो मैंने नेट प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है मोर देन 3 years CAGR ले लिया एक आइटम। देन नेट प्रॉफिट ईयरली भी मोर देन 3 years CAGR ले लिया एक क्राइटेरिया। देन पी लेस देन 20 हो, दैट इज प्राइस टू इक्विटी। एक मिनट, ये आपने स्कोर अपना खुद का बनाया है? Yes. वंडरफुल। तो एक तो अच्छी चीज़ है आप रडार में अपना खुद का स्कोरिंग मेथड बता Yes, सकते हो। yes, yes. बहुत अच्छी चीज़ है, आप शेयर भी कर रहे हो अपना जो भी आपने किया है। एक बार मैं चाहता हूँ आप हर एक पॉइंट वापस एक बार बताइए Yes. कि आपने क्या वो स्टडी क्यों सिलेक्ट किया, क्या किया और कितना स्कोर दे रहे हो वहाँ पे? यस, सो बेसिकली हर एक जो भी मैंने सेलेक्ट किए हैं, 7 आइटम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, 7 कैटेगरी, हर एक को एक स्कोर देते हैं, हर एक को मतलब इक्वल वेटेज। ओके। तो उसमें से पहला तो है नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर इज मोर देन 3 years एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसेंट क्वार्टर्स हैं उसमें प्रॉफिट बढ़ गया है। हाँ, अब कितना बढ़ा है दैट इज नॉट देयर, बट हाँ देयर इज ए इंक्रीज, ओके। सो दैट इज व्हाट इज देयर। देन सिमिलरली ईयरली जो इस साल का प्रॉफिट है, यानी जो TTM प्रॉफिट है, ट्रेलिंग 12, इज मोर देन द 3 years CAGR। एंड देन उसके बाद प्राइस टू इक्विटी, बेसिकली इट इज़ द मेथोडोलॉजी टू सी वेदर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। सो प्राइस एंड अर्निंग्स जो हैं आपके अगर 50 है और प्राइस 500 है, तो आप बोलोगे कि 10 का पी है, सिंपल। तो पी लेस देन 20 मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ठीक है, इट इज़ रीजनेबली वैल्यूड। देन सेल्स ग्रोथ, अब मैंने जैसे बात किया था प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ 2 चीज़ें हैं, उसको यहीं पे लेके आया हूँ। सेल्स ग्रोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर इज़ मोर देन 3 years एवरेज, वो भी एक क्राइटेरिया ले आया। उसके बाद फंडामेंटल्स में क्या होता है, एक डेट होता है, डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो भी लेके आ गया कि डेट इक्विटी शुड बी लेस देन 1 year बैक। उसके बाद FII और DII होल्डिंग से भी काफ़ी स्टॉक में इम्पैक्ट आता है, तो DII होल्डिंग इंक्रीज़ हुई हो, वो एक क्राइटेरिया डाल दिया। दूसरा FII होल्डिंग इंक्रीज़ हुई हो, ये भी एक क्राइटेरिया डाल दिया। तो ये सब क्राइटेरिया मिला के 7 क्राइटेरियाज हो गए। ये बहुत अच्छा है, ये एक अच्छा पॉइंटर है जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपने 4 टाइप्स की चीज़ें इसमें कवर कर दी आपके स्कोरिंग में। यस एक तो आप प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ लेके आ गए, यस तो मतलब परफॉर्मिंग कंपनीज हैं फंडामेंटली, है ना। उसमें फिर आपने कहा कि डेट भी कम होना चाहिए, सो मतलब कंपेयर टू 1 year बैक, है ना, तो डेट कम हो रही है कंपनी की। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है Yes. जो इंक्रीज हो रहा है, वो आपने देखा। प्लस इसमें आपने एक अच्छा मिक्स लगा दिया कि पी भी कम चाहिए। मतलब नॉर्मली परफॉर्मिंग कंपनीज का पी ज़्यादा होता है, बट आपने कहा पी कम चाहिए 20। मतलब ये सारी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन उसमें आपको कम, आपके हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं है वो स्टॉक, कम पी पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का आपने ये अच्छा एक ब्लेंडेड अप्रोच है। यस। तो इसके बाद आपको स्टॉक्स मिलते हैं। स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो गए, इसके बाद कि आपके स्कैन हो, रन क्वेरी अपने आप हो जाती है वो। सो अगर हम देखें इसमें, तो एक स्टॉक ऑथम इन्वेस्टमेंट्स करके आ रहा है। ये आप NSE के सारे स्टॉक्स में रन करते हो कि Yes. किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे रन करते हो? सारे NSE के सारे स्टॉक में भी रन कर सकते हैं हम लोग। हाँ। वैसे मैं तो PMS वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें भी रन कर सकता हूँ, वो तो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट उसमें भी अगर ये क्राइटेरिया आ रहा है तो वो भी हो सकता है। बट NSE में करना ज़्यादा अच्छा है टू आइडेंटिफाई, बिकॉज हियर वी आर आइडेंटिफाइंग दो स्टॉक्स। Okay. तो NSE में ही रन कर दिया मैंने।
और इसी पे रन करता हूँ, तो इससे मेरे को एडिशनल स्टॉक्स अगर कुछ हैं या आपका कोरोबोरेटिव एविडेंस, बेसिकली अगर आपका कहीं और आ रहा है वो स्टॉक और यहाँ पे भी आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे यहाँ पे एक आ रहा है ऑथम इन्वेस्टमेंट्स, तो ये स्टॉक कहीं और पे भी मेरे को मिला, तो एक कन्विक्शन बढ़ जाता है कि यार ये यहाँ पे भी मिल रहा है और वहाँ पे रिसर्च में भी मैंने देखा था, तो डबल कन्विक्शन आ जाता है बेसिकली विद दिस. And then if you see here, all the stocks which are coming have met that out this 1, 2, 3, 4, 5 stocks have met this all the 7 criteria. सो आप जो स्कोर है वो 7 अगर हो ऐसे ही स्टॉक्स ले रहे हो. 7 और 6 जो 6 है भी चलता है इस टाइप का. यस यस. सो 6 अगर आप सिलेक्ट करो तो ये हो सकता है कि आपका पी वाला क्राइटेरिया ना मीट कोई और भी हुआ है, बट वो भी हो सकता है. मोस्टली वही होगा. मोस्टली वही होगा. यू आर राइट. कि वही होगा बिकॉज पी हाई होगा. आपने जैसे बोला कि जब ये सब चीजें होती हैं तो देन री रेटिंग होती है एंड देन. राइट. सो आप वो 6 वाला भी कंसीडर कर लेते हो फिर. यस. अच्छा. सो इसमें 6 और 7 ये हम कह सकते हैं ऐसे स्टॉक्स आप पिक करते हो, फिर वो भी आपके वो लिस्ट में चले जाते हैं जो आप मंथली वाला आप करते हो. अच्छा. सो बेसिकली योर अप्रोच इज कि ऐसे स्टडीज यूज करके आप एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स का एक ग्रुप बना दो. यस. इसके लिए आप यहाँ से करते हो. वंडरफुल. दिस इज ग्रेट अप्रोच. सो मंथ में एक बार आपका स्टॉक बन गया, अब आप इसको आपने कहा टेक्निकल बेसिस पे एंट्री एग्जिट करोगे. सो वो सिस्टम क्या फॉलो करते हो? तो वो एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है जो हमारे हर वीकली जो हमारा न्यूज़लेटर आता है उसमें भी होता है. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड बी यूजिंग, बट इट इज़ ए मतलब ग्रेट स्कैनर. ईगल प्राइज एंड आरएस स्कैनर जो है. अच्छा, ईगल प्राइज एंड आरएस. सो दैट इज अ ग्रेट स्कैनर. आई हैव बीन यूजिंग दैट स्कैनर. Wow. And the beauty of that scanner is that is considering your price outperformance, RS outperformance, and trend outperformance. So trend ratio. Can you show? Yes. Under RS scanner there is Eagle price and RS scanner. So Eagle price and RS scanner में अगर हम जाएंगे और उसमें अगर हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो I have just selected my group. अच्छा, so this is your group जो आपने बनाया है. Yes. So I have updated that group. So if I scan simply that group, मतलब और इसमें कोई सेटिंग नहीं है, सिंपल स्कैन कर. सिंपल एवरीथिंग वेरी सिंपल. तो ब्यूटी क्या है कि इसका जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में मेरे को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे मैं डिसीजन ले सकूं. ओके. बिकॉज इन दिस रिपोर्ट यू सी देयर इज डीटीबी आल्सो. डीटीबी इज डबल टॉप बाय, मतलब ब्रेकआउट. Yes. Breakout. What is the level of double top boy? What is the last close price? What is the double bottom sell? मतलब जहाँ पे आपका exit होगा. What is the distance also is coming in this report from double top buy as well as double bottom sell. And then there is a scoring for all the 3 time frames, which is larger time frame, medium time frame and the long and short term time frame. Taking all this factors into consideration, the weightage is given and based on that the total eager score is coming. So 24 is the highest eager score because हर score के लिए 8 का maximum rating हो सकता है score इसमें. So what I will do, I will simply once the scanner is run, I will simply filter it with highest score. So now you can see there are a lot of stocks which are coming. So ये सारे स्टॉक जो हैं आपके जो हैं अभी मोमेंटम में हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है मेरे पोर्टफोलियो में या मेरे क्राइटेरिया में. तो अब इन स्टॉक्स को मैं देखूंगा कि ये स्टॉक्स जो हैं प्राइस चार्ट में एंट्री के लिए देखना है तो देख सकते हैं. अदरवाइज शुरू में मैं देखता था, अभी तो मैं बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ डीटीबी एंड डीबीए उसके बेसिस में मैं डिसाइड कर लेता हूँ. एक्सेल में डाउनलोड करता हूँ इसको and I see what are the stocks which are coming in my double top buy zone or double bottom sell is less than 10%. ये वाला पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है. इसको वापस एक बार समझते हैं. सो ये सारे स्टडी से स्कैनर से आप सॉर्ट कर देते हो. हाईएस्ट जो स्टॉक्स है वो आपके बेसिकली आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाए, क्योंकि उसमें फंडामेंटली तो साउंड स्टॉक्स है ही, टेक्निकल्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स ये सारे सिलेक्ट करके आरएस ब्रेकआउट वो सब कुछ करके आपके पास एक स्कोर आ गया. सो ये टेक्निकली भी एक तरह से साउंड स्टॉक्स है. ये जो ग्रुप बन गया. अब बात आती है एंट्री एग्जिट की.
सो आपने कहा डबल टॉप बाय डिस्टेंस, यस मतलब अगर एक स्टॉक 100 पे है और DTB आ रहा है मेरा 102 पे, सो वो 2% अवे है, यस सो आप इस तरह से स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो Yes. कि जो नजदीक है स्टॉक, यस तो उसमें ब्रेकआउट आने वाला है, यस और उसमें ब्रेकआउट आया तो आप बाय कर लेते हो। यस एंट्री कर लूंगा, ब्रेकआउट आएगा उसके बाद डबल बॉटम सेल जो है उस पे मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद। अच्छा, और ये डबल बॉटम सेल में आपने बोला वो जो परसेंटेज है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% एंट्री के समय में ये होना चाहिए, उसके बाद एक बार ट्रेड ले लिया और अगर वो आगे बढ़ गया तो देन यू नो कि वो आपका एग्जिट जो परसेंटेज है वो एंट्री के बाद के लेवल पे भी हो सकता है। हाँ, सो लगभग जो आपका इनिशियल रिस्क है वो 10% से ज़्यादा नहीं होता इस केस में, yes. है ना। अगर आप जाके एक बार कोई सॉर्ट करके स्टॉक देख सकते हो। सो यदि मैं इसको यहीं पे सॉर्ट करता हूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पहला ही स्टॉक है हाँ, जो 7% हम्म, DBS है, बट DTB ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, हाँ, बट स्टिल आई विल लाइक टू लुक इनटू इट बिकॉज अच्छा। मेरा अभी भी स्टॉप लॉस इसमें 7% ही है। इंटरेस्टिंग। सो आपका ब्रेकआउट हो चुका है इस स्टॉक में, लेकिन जो रिस्क है वो अभी 10% से कम है। अगर अभी भी एंटर करते हैं तो आप उसको भी देखना पसंद करोगे। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज वहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है ओके, और फिर भी रिस्क मेरा कम है वहाँ पे। हाँ, सो इफ आई विल ओपन द चार्ट ऑफ 361, 3% में आपको आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, 1% में भी आउट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिख रही है, एक्टिव है डबल टॉप बाय, एंड 0.25 में अगर मैं एंट्री लूँगा यहाँ पे तो अभी ये मेरा ये जो एंट्री है वो हो जाएगा। और मुझे पता है कि ये इसका जो ये जो लेवल था जहाँ से ये नीचे जा रहा था, ये अराउंड 1065, यहाँ से रिवर्स होके काफ़ी देर कंसोलिडेट किया और यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि ये या वर्टिकल काउंट जो है वो मैं ले सकता हूँ ऐसे टारगेट, एंड यहाँ से एंट्री लेके मैं इसमें ट्रैवल करूँगा। गॉट इट। सो जिन लोगों को पता नहीं है, ये बेसिकली पॉइंट एंड फिगर चार्ट एनालिसिस है, तो आप उन स्टॉक्स में चार्ट एनालिसिस कर लेते हो। फिर या हो सकता है जिन्हें P&F ना पता हो किसी और टाइप का चार्ट एनालिसिस कर सकते हो, बट यहाँ एक फंडा टेक्नो अप्रोच है जहाँ से यू गेट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स और वहाँ आप एंट्री एग्जिट प्लान करते हो। जिनको थोड़ा बहुत भी ये नॉइजलेस चार्ट्स पता है, मुझे इसमें 2-3 क्वेश्चंस है। आपकी स्क्रीन पे मुझे एक दिख रहा है वो इंडिकेटर डी स्मार्ट, सो वो आपने ट्रेंड फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया है? वो बेसिकली हाँ ट्रेंड फिल्ट्रेशन और ये अंडरस्टैंडिंग कि यस इट इज़ ऑन द अप ट्रेंड, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, वो टर्टल ब्रेकआउट के लाइंस है, सो वो आप रखते हो चार्ट पे जस्ट फॉर आइडिया के, मतलब उसका just कोई for idea I keep, and that is additional conviction which automatically comes from this. सेम वो नीचे मुझे एक इंडिकेटर दिख रहा है पीमॉक्स, Yes, So so उस- वो भी ग्रीन देख लेता हूँ कि वो भी ग्रीन हो, बिकॉज दैट फर्दर कोलैबोरेट्स विथ माई चार्ट एनालिसिस, एंड डेफिनेटली ईगल प्राइस एंड स्कैनर में जो 24 है वो हमेशा जिसका स्कोर 24 आ रहा है या 20 से ज़्यादा आ रहा है उसमें आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व द पीमॉक्स विल बी हायर ऑन द हायर साइड अबाउट द एवरेज। इंटरेस्टिंग। और इसमें फिर काउंट वगैरह जहाँ हो वहाँ अप्लाई करते हो, आपको आइडिया देता है कि कहाँ उसका मोटा पॉसिबिलिटी। मोटा मेरा एक मोटा मोटा होता है कि आपका रिस्क जो ले रहे हो आप उसका 3 गुना आपका रिवॉर्ड तो मिनिमम आप होना चाहिए। वहाँ तक आप कंटिन्यू करो ट्रेड, उसके बाद देन यू सी व्हाट द चार्ट इज। ठीक है। आप एंट्री एग्जिट हमेशा 0.25% पे लेते हो? यस। अच्छा। और 3% 1% जस्ट एक के पैटर्न वगैरह देख लिया? फॉर दिस स्ट्रेटेजी दिस बिकॉज इट इज मोमेंटम, अदरवाइज आई यूज ऑल द 3। अच्छा, तो आप कोई और भी तरीके जिससे वो भी यूज़ करते हो, बट हम इस स्ट्रैटेजी की फिलहाल बात करते हैं। इसमें 0.25% से आप करते हो। सो अब वो फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपने ईगल प्राइस RS स्कैनर के बाद जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आया उसमें आपने चार्ट के बेसिस पे 0.25% पे डबल टॉप बाय पे एंट्री और उसके बाद डबल बॉटम सेल पे एग्जिट, राइट? मान लो ये स्टॉक ऊपर गया तो आप डबल बॉटम सेल से ही राइड करोगे उसको यस स्टॉक्स? यस। कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं, मतलब ओके। और अगर ये काउंट या कोई टारगेट वगैरह होता है सिस्टम टारगेट में? बेसिकली वही है 1:3 मिनिमम अचीव होना चाहिए। उसके बाद देयर इज सम बेसिकली मार्केट में अगर कुछ
चल रहा है, कुछ रिवर्सल आ रहा है, तो देन आई विल लाइक टू बुक दैट प्रॉफिट अनलेस द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग. So that अच्छा. is, to that extent, that is my manual intervention which is there. थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच है, मतलब कभी बुक करना है या मार्केट देख लिया इस टाइप का. Yes, yes, yes. बट ये कंटिन्यू करना है कि एक का अगर लॉस ले रहे हैं तो 3 का प्रॉफिट होना चाहिए. अच्छा, मिनिमम 1:3 तो होना चाहिए. Yes, नहीं तो लॉस बुक मतलब वेट करोगे, लेकिन उतना तो प्रॉफिट होना चाहिए. yes. और फिर उसके बाद ये हो सकता है अगर डबल बॉटम सेल आया तो एग्जिट कर तो लोगे. करना ही है, तो करना ही है. और 1:3 या मार्केट वगैरह वो थोड़ा वहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच है. और एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, कि इवन इफ यू आर गोइंग टू लाइक दिस इज ईगल प्राइस एंड स्कैनर, और यहाँ पे आपको आउट परफॉर्मिंग स्टॉक मिल गया और आप इसको राइड कर रहे हो, बेसिकली यू आर ब्रेकआउट ट्रेड आप ले रहे हो, ये तो ब्रेकआउट ट्रेड हो गया. सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ना बेसिकली आपको क्लैरिटी दिख रही है. आप देखिए यहाँ से एक बड़ा एंकर कॉलम है, एंकर कॉलम जो 15x प्रिंट हो जाते हैं मिनिमम, वो दिख रहा है. फिर आपको छोटे वापस रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं, एंड देन वापस ब्रेकआउट दिख रहा है. तो ये आपको क्लियरली कैंडलस्टिक चार्ट में तो मुझे नहीं दिखता है, बट यहाँ पे मुझे क्लियरली आई एम रियली एबल टू कोरिलेट आफ्टर सीइंग द चार्ट. मुझे पता चल जाता है कि इसमें क्या है वैसे. तो गौरव, ये प्रोसेस तो बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा प्रोसेस है, समझ में आ गया. मुझे क्या लगता है, देखो आपने 2 मेथड्स को यूज़ किया है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस. मेन बॉटम लाइन व्यूअर्स के लिए ये होना चाहिए, रूल्स उसके अलग अलग हो सकते हैं, हर एक जन अपने हिसाब से उसमें ट्वीक कर सकता है और करना भी चाहिए. जैसे आपने भी कहीं से चीज़ें सीखी होगी और अपने हिसाब से इसको बिल्ड किया, एक्सीलेंट अप्रोच. मतलब मुझे लगता है यही अगर आदमी ठीक से समझ ले, जो कन्विक्शन बिल्ड होगा ना, आउटकम के ऊपर हम थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कंफर्टेबल हो जिस चीज़ से. जैसे आप शायद उस चीज़ से कंफर्टेबल हो कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, प्रॉफिट और सेल्स अच्छा होना चाहिए, और बाकी और जो पैरामीटर्स हैं. सो आपको जब स्टॉक सिलेक्शन के वक्त जो बहुत सारी एक कुछ होता है ना कि आप बाय करने के बाद की नर्वसनेस, जो आपने पहले बताया था, कि वो एक होता है कि हम हमारे मोमेंटम के स्टॉक्स हम कंफर्टेबल नहीं होते लेने के लिए, बट अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है. ये करने के बाद आप जो चार्ट एनालिसिस करते हो, उसमें अभी आपने लास्ट में बताया कि एंकर कॉलम होना चाहिए हो और कंसोलिडेशन हो, आपने उसको ऑब्जर्व किया. तो चार्ट सिलेक्शन के वक्त आप डबल टॉप बाय और ये पैटर्न्स और ये एनालिसिस इसमें कैसे वेटेज करते हो, देते भी हो या कभी कभी जस्ट गो अहेड? नहीं, डबल टॉप बाय बहुत ज़रूरी होता है, वो तो ज़रूरी है, ठीक है. और बाकी ये सब चीज़ों को वेटेज देता हूँ बिकॉज बेसिकली एक बिहेवियरल आपका होता है, बिहेवियर होता है. तो मैंने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है पिछले 15 साल में, कि अगर मैं मतलब हर इंसान हर एक जैसा नहीं हो सकता है. बिल्कुल. और वैसे ही ट्रेडिंग है. हाँ, हर कोई FNO नहीं कर सकता है, राइट. और हर कोई ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकता है या हर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट योरसेल्फ कि आपको क्या सूट करता है. तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू डू FNO इट्स नॉट लाइक आई हैव नॉट डन, बट जब मैं करता था तो मुझे एक तरीके से बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता था, तो लॉस होने लगा, तो बहुत ज़्यादा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट आई अंडरस्टूड वेरी नाइसली. इट्स नॉट माई, आई कांट, इट डजंट सूट मी, इट्स नॉट माई वे. सो वो आइडेंटिफाई करके फिर मुझे पता चला कि अब ये लॉन्ग टर्म और जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं वो मुझे सूट करते हैं. वन इज़ बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर एंड सेकेंड इज़ आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो विच it suits both sides. I am not required to give time, as you have seen. This is totally system oriented. शाम को आए आप, इवनिंग में आए, 5 मिनट आपने रन किया और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो. So it doesn't take time. So it suits me. वेरी इंटरेस्टिंग. सो एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया बिहेवियर के ऊपर. हम 1 सेकेंड इस पे आते हैं वापस, बट उसके पहले मेरा ये जो मैं स्ट्रेटेजी रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन इन अ वे, कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस का प्रोसेस तो मंथ में एक बार आप करते हो. Yes. टेक्निकल में ये जो ईगल वगैरह है, ये आप रोज डेली बेसिस पे करते हो? मतलब
स्टॉक सिलेक्शन? मतलब डेली नहीं तो 3-4 दिन में एक बार, जब मेरे स्टॉक एग्जिट हो जाते हैं तो मेरा फंड आ जाता है मेरे पास, तब मुझे देखना पड़ता है कि आप कौन अब सा इसको कहाँ रीएलोकेट करना है मुझे। सो आप इवनिंग में करते हो ये? इवनिंग में आफ्टर 7-8 बजे, मार्केट क्लोज होने के बाद? उसके बाद मेरे पास लिस्ट रहती है मुझे कहाँ पे एंट्री करना है, वो ट्रिगर होगा तो। अच्छा, और फिर नेक्स्ट डे से आप देखते हो कि वो ट्रिगर हो? वो तो अपने आप सिस्टम से हमें पता ही चल जाता है बेस्ड ऑन आवर अलर्ट बजर का? बजर से। अच्छा, तो बजर अलर्ट आप लगा देते हो? यस। वो सिस्टम आ गया एंड देन यू ट्रेड? यस। ये इसका एक पोर्टफोलियो होगा आपका, उसमें Yes. कितने स्टॉक्स होते हैं एट अ टाइम? 20 स्टॉक्स। अच्छा, 20 स्टॉक का आपका पोर्टफोलियो होता है। अच्छा, और उसमें कोई एग्जिट हुआ फिर आप इसमें वापस देखते हो कि इंटरेस्टिंग। आपके जस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई डोंट वांट एनी स्पेसिफिक नंबर और सो, ये जो पूरे मेथड में नॉर्मली एक हिट रेशियो या एक आउटकम के हिसाब से कैसे रहता है? आई मीन सो बेसिकली हिट रेशियो 60% सक्सेस अच्छा, इतना रहता है? बट हाँ 60% रहता है, 40% ट्रेड्स सक्सेस नहीं होते हैं। अगेन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि हमें लगता है कि जो लॉस मेकिंग ट्रेड है वो नहीं होने चाहिए, बट इट विल हैपन इफ एनीवन सेज कि नहीं होते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वट एवर यू डू, सम ऑफ द स्टॉक्स विल नॉट परफॉर्म, एंड देन 1:3 का अगर रेशियो ले लेता हूँ तो उसके बेसिस में मेरा ओवरऑल रिटर्न अच्छा हो जाता है। सो 1:3 जो 60% आपके ट्रेड्स है वो रफली 1:3 तक जाते हैं, which is- Yes. ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत ही सॉलिड है। आई वुड से अगर 60 नहीं, अगर इवन 40-45 भी आते हैं और 1:2 जैसा भी आप हिट रेशियो अचीव आरआर अचीव कर सकते हो तो अच्छा है। बहुत अच्छा काम हो सकता है। ऑलराइट, ये आपका एक एक्सपीरियंस में, मतलब इसके पीछे और एक रीज़न भी है समझने के लिए कि इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस कुछ ट्रेड्स तो फेल होंगे। हो गए। अब आप जब करते हो, ऐसा होता है कभी कि बैक टू बैक लॉसेस बुक हो रहे हैं? होता है, बिल्कुल होता है। और ये तो अभी रिसेंटली भी हुआ। आप फरवरी मार्च, ये जो क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च, इस पीरियड में तो अगर मैं देखूंगा स्पेसिफिकली तो मेरा 80% रेशियो लॉस का होगा ओवरऑल ऑन दिस 3 months ओनली इफ यू सी। सो दैट्स व्हाट इज एक्चुअली कि मार्केट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट विल गो अप, इट विल कम डाउन। सो ऐसे फेस आएंगे, तो व्हाट यू हैव टू सी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कैसा कर पा रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट कि हर समय अच्छा नहीं होगा, हर समय बुरा नहीं होगा। बट अगर आप जैसे एक समुद्र में बोलते हैं कि आप समुद्र में रहोगे तो लहरें आएंगी, बड़ी लहरें आएंगी, छोटी लहरें आएंगी, तो उसमें आपको रहना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट लर्निंग फॉर मी कि यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट। योर एलोकेशन कैन चेंज। आप 20% कैश में रह सकते हो किस समय पे, जैसा सिनेरियो चल रहा है, या आप 100% कैश में 100% आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज़ हैपनिंग एंड बेस्ड ऑन दैट यू कीप ऑन चेंजिंग सो दैट you outperform overall basis. So these all things are also into play. But one thing is पक्का कि you have to be invested all along. So वो जो लॉसेस सो कॉल्ड आप उस टाइम बुक कर रहे हो, वहाँ पे आपको उस टाइम पे भी आपका जो डिसिप्लिन है वो हिलता नहीं है। इसके पीछे का वापस अगर एक बार आप रीज़न बताओगे, ऐसा क्यों होता है कि चलो ठीक है बुक भी हो रहा है लेकिन फिर आप ये प्रोसेस में चेंजेस ना करो? कि नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेडिंग सिस्टम से बहुत लोग स्टार्ट कर लेते हैं, Yes. लेकिन लॉसेस होते हैं तो वहाँ डिसिप्लिन हिल जाता है। हिल जाता है, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ऐसा मैंने फेस नहीं किया, मैंने भी फेस किया है, मैंने भी उसको देखा है। बट ओवरऑल एज पर द एक्सपीरियंस ये है कि ये तो आना ही है। इनफैक्ट आई विल से अदरवाइज, जब ऐसा पीरियड आता है ना तो खुशी होती है अंदर से अब तो मुझे। अच्छा। बिकॉज जब ये पीरियड आता है इसके बाद जो मार्केट ऊपर जाता है, तो अगर आप उसको आप टोटल तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो और आप अपना एलोकेशन राइट रखते हो, उसके बाद जब रिवर्सल होता है तो इट गिव्स लॉट ऑफ रिटर्न। जैसे अभी आप देखोगे अप्रैल और ये मई और ये जून का 10 दिन है, इस समय जो रिटर्न्स आई हैं इट इज़ लंपी। सो आपको ये है कि जब डिफ़िकल्ट पीरियड आता है इसके बाद अच्छा पीरियड आएगा, ये आपका एक्सपीरियंस रहा है एंड इसकी वजह से यू लाइक कि ठीक है ऐसा भी हुआ तो वो आपको डिसिप्लिन रहने में हेल्प करता है। यस। सो ये अप्रोच से ईयर ऑन ईयर नॉर्मली, मतलब आपका जो चर्न होता है पोर्टफोलियो में
वो कितना फ्रीक्वेंट, मतलब एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना रहता है रफली? अराउंड 30 डेज का एवरेज होल्डिंग पीरियड है मेरा इस स्ट्रैटेजी में. 30 डेज इज द एवरेज होल्डिंग पीरियड. मोटा मोटा चर्न जो होता है वो बेसिकली 20 स्टॉक्स हैं तो 30 डेज में एक स्टॉक तो निकलता ही है उन्होंने. और ऑल्दो हमने रिसेंटली बुल मार्केट ही ज़्यादा देखी है इंडिया में, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम और बुल मार्केट भी देखें, बट उस टाइम पे अगर हमारे पास प्रोसेस और अप्रोच ठीक रहे तो हम उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यस डेफिनेटली. और मुझे ये जो लास्ट पीरियड जो रहा, टफ पीरियड रहा है पिछले कई समय के बाद ऐसा, बिकॉज आई इन्वेस्ट स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो उसमें ड्रॉडाउन इतना बड़ा आया एंड आई फेस्ड इट and I was able to manage that. So that gives more confidence to myself ki yes, we can manage this kind of situations and this is the tough periods which we have to face and come out of that. So you said you faced a drawdown because mid cap small cap ऐसे stocks में there will be a significant drawdown. Yes. How did you manage that? So basically I said ki when the Nifty was already correcting and there was already a totally bearish market, so reduce the allocation. That is the only mantra. And then I allocated some part because your gold and silver were outperforming, so I switched some part to there and balance, reduce the allocation here, manage the risk, and that way I was able to. Interesting. All right. तो आपने इस अप्रोच से, क्योंकि इसमें बुल आपका 30 डे एवरेज होल्डिंग पीरियड 30 डे है, मतलब ऑन एन एवरेज एक स्टॉक आप एक महीना होल्ड करते हो. सो बुल मार्केट बेयर मार्केट इस साइकिल में टिपिकल ईयर, अब आप लास्ट कुछ सालों से ये कर रहे हो, सो ईयर ऑन ईयर आपको अच्छे प्रोग्रेस इसमें दिखी है? यस, आई एम एबल टू डू गुड विद दिस बिकॉज ये मोमेंटम बेस्ड, बिकॉज एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको पीछे से मिल रहे हैं, ऊपर से आपका टेक्निकली सारी चीज़ें मोमेंटम वाले स्टॉक्स बेसिकली आपके पास आ रहे हैं, तो एक एडवांटेज तो होता है, लीवरेज तो होता है. व्हाट यू आर एबल टू डू इज़ डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट अदर्स मे बी डूइंग. ये पूरे अप्रोच में, स्ट्रैटेजी में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉडाउन या ख़राब पीरियड कब आता है? जब मार्केट करेक्ट होती है? यस, बिकॉज ये इन्वेस्टेड अप्रोच है. उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो मार्केट से ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करता है, या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? थोड़ा सा ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता है. डेफिनेटली करता है, अगर बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा, बट इंडेक्स जो अगर इंडेक्स जितना गिर रहा है उतना नहीं गिरता है. वी आर जैसे स्मॉल कैप मिड कैप्स इंडेक्स में अगर मैं कंपेयर करूँगा तो उससे तो आउट परफॉर्म ही करता है, बट अगर मैं निफ्टी से देखूंगा तो उससे ज़्यादा ड्रॉडाउन. नेचुरली स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक अगर गिर ही रहे तो निफ्टी से ज़्यादा, तो वो इंडेक्स ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, सो इसलिए आपका पोर्टफोलियो भी अंडर परफॉर्म करता है. लेकिन कंपेयर टू स्मॉल कैप मिड कैप बेंचमार्क इंडेक्स, आप फिर भी अपने पोर्टफोलियो बेटर कर लेते हैं. ओके. सो आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि खुद को समझने की, खुद का बिहेवियर समझने की ज़रूरत होती है. हर एक जो ट्रेडर इन्वेस्टर सेम चीज़ें नहीं करता है, नहीं कर सकता है. किसी के लिए F&O बहुत अच्छा है, कोई इंट्राडे में, किसी को इंट्राडे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, पोजिशनल नहीं कर सकते हैं. बहुत सारे ट्रेडर्स तो स्कैल्पिंग ही मतलब वो उनको वही सूट करता है. कुछ लोग जैसे F&O नहीं कर सकते, इंट्राडे नहीं कर सकते. कुछ तो टाइम कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, जैसे आपने कहा आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप टाइम भी नहीं दे सकते. और कुछ लोग है कि करना उनके लिए उनको सूट भी नहीं करता है. बट हर कोई अलग अलग होता है. कोई बहुत अच्छे से करते हैं उसको एग्जीक्यूट, और कुछ लोगों को सूट नहीं करता है. अब ये आदमी समझे कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में तो किसी को सुन के ये लगता है यार ये तो मैं कर सकते हैं, और किसी को लगता है यहाँ तो अच्छे पैसे बन जाएंगे. जो मेरा मानना है कि अगर आपको चीज़ सूट नहीं करती तो आप उसमें कितना भी अच्छा है आप काम नहीं कर सकते उसमें ठीक से. बहुत स्ट्रगल ज़्यादा होगी. और जो आपको सूट करता है, आपके कंफर्ट में मैच हो गया, वहाँ आप अच्छा काम कर लोगे और आप खुद ही वो सिस्टम्स ऑप्टिमाइज करके आप कर लोगे. सो आपने कैसे ये फाइंड आउट किया, और कैसे आप किसी को कैसे एडवाइस करोगे? सो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आप जैसे सोच रहे हो कि आप दूसरे को देख के बोल रहे हो कि F&O कर सकता हूँ मैं, तो आप F&O करना शुरू करोगे. और जब आप F&O करना शुरू करोगे, आपका टेम्परामेंट अगर सूट कर रहा है तो आप उसको एन्जॉय करोगे. यू विल एन्जॉय दैट डूइंग दैट. अगर आप एन्जॉय नहीं कर रहे हो, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और इट इज़ अफेक्टिंग योर डेली रूटीन,
तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे को नहीं सूट करता है। इसी तरीके से मेरे को नहीं सूट कर रहा था, मुझे ये इसी तरीके से पता चला, मैंने करके देखा तो ही समझ में आया। और जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू किया पोजिशनल ट्रेडिंग, तो इट डज नॉट इम्पैक्टेड मी एनीथिंग, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। आई वॉज एन्जॉइंग दैट, आई वॉज डूइंग माई डेली रूटीन, माई ऑफिशियल ड्यूटीज, माई personal duties. I was able to manage everything, so that's why I found comfortable in that. So anyone who is trying to identify can identify based on that. Stress हो रहा है तो please don't do that. वेरी नाइस। स्ट्रेस हो रहा है तो आप उस चीज़ को मत कीजिए। Yes. एंड Because हम जो कर रहे हैं वो अपने हेल्थ के लिए अपने आखिर मनी इज टू सम एक्सटेंट इज ओके, बट इफ हेल्थ इज नॉट देयर देन व्हाट इज द नीड ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? बिकॉज we are totally earning everything to feed ourselves as well as to enjoy the life. If we don't have good health, we are not able to enjoy that. What's the purpose of that? मुझे एक तो है ना आपका ये भी अप्रोच बहुत अच्छा लगा। आपने अपने जो लर्निंग्स है या बिलीफ सिस्टम है या जो थॉट प्रोसेस है उसके लिए टूल्स को भी बहुत अच्छे से यूज़ किया है। मतलब जैसे आपने रडार में भी वो फाइंड आउट कर लिया कौन से स्टडी यूज़ करने, टेक्निकल में भी आपने अपना एक स्कैनर ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया जो ये सब दे के आपका काम आसान कर सकता है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, टूल्स बहुत लोगों के पास होते हैं लेकिन फिर उसको कैसे यूज़ करना उसमें भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे तो अपने हिसाब से हर किसी को कुछ मिल जाता है। सो वो तो आपने एक आपके अप्रोच में फंडामेंटल स्टडीज़ का एक कर दिया, स्कोर बोर्ड बना दिया। टेक्निकल स्टडीज़ में भी आपने ऐसा स्कैनर आइडेंटिफाई किया जहाँ सब कुछ करके स्कोर आ गया। तो आपका एक स्कोरिंग वाला आपका एक अप्रोच तो है कि आप स्कोर वोर कर लो Yes. और वो सब आप मिक्स करके और फिर आप अपना फिर उसमें आप अपना चार्ट एनालिसिस करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो। सो ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया। इसमें एक्चुअली एक आदमी जो करता है वो सब कुछ है, ये सिंपल प्रोसेस है जिसको आपने कुछ स्टेप्स में डिफाइन किया है। सो है बहुत अच्छा अप्रोच। आपका ये फंडामेंटल एनालिसिस का वो जो आपने किया वो पिक करने का आपका वो मेथड भी बहुत अच्छा था, स्कोरिंग वाला। और ये भी आपका पहले काफ़ी टाइम से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, इसका बैकग्राउंड बेसिकली क्या है? सो बेसिकली आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसीलिए आपने जो बोला स्कोर बेस्ड सिस्टम, तो नंबर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो नंबर्स पे हम वी कैन रीड द नंबर्स, वी कैन अंडरस्टैंड द नंबर्स। तो आपने देखा, इसीलिए मैंने स्कोर बेस्ड सिस्टम्स और ये सब रैंकिंग बेस्ड आइडेंटिफाई किया जो मुझे सूट करता है। अगेन दिस ऑल्सो सूट्स, वेरी राइटली पॉइंटेड बाय यू। एंड 15-16 ईयर्स हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए। वाह। और शुरू के 10 साल तो एक ईगो रहता है ना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, कि मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड का लीडर हूँ। बट एक्चुअली वो ईगो ही, मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव ऑब्जर्व्ड बीइंग इन द फाइनेंशियल फील्ड, दे फील दैट कि दे कैन आउट परफॉर्म द मार्केट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। बट ऐसा नहीं है। मार्केट जो है वो डिसाइड करता है कि क्या होगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको मार्केट के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से मार्केट को मूव नहीं कर सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लर्निंग मिली आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस। एंड ईगो नहीं रखना है आपको, आप ईगो साइड में रखो, आप प्रोसेस और सिस्टम डेवलप करो और उसके बेसिस में आप अपना इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करो, कीपिंग असाइड दैट यू आर द लीडर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। ग्रेट। सो आपने कहा, आपने ये जो आपका यू आर अ प्रोफेशनल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कंपनीज को भी स्टडी करते होंगे, आप बाकी भी चीज़ें, तो आपका इन्वेस्टिंग का एक बेसिकली इंटरेस्ट वहाँ से आया? यस। अच्छा। और उसके बाद फिर वो हमने डिस्कस तो किया, आपने वहाँ पे आपको समझ आया कि यहाँ फिर भी रैंडम नहीं हो सकता है। बट सो ये जो फिनेंस का अंडरस्टैंडिंग है वो सफिशिएंट नहीं है मार्केट के लिए, आपको थोड़ा सा और उस पर फ्रॉम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव और काम करना चाहिए। दैट्स व्हाट यू सेइंग? यस यस। सो यू नीड टू हैव ए प्रोसेस एंड सिस्टम। उस पर फोकस करके आपका बिहेवियर को, इमोशंस आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमेशा इमोशंस सामने आ जाते हैं। और कई लोग जैसे आप देखोगे तो अगर किसी स्टॉक में लॉस कर लिया तो उसी स्टॉक से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। हाँ, तो रिवेंज ट्रेड जिसको बोलते हैं, तो रिवेंज ट्रेड करना चाहते हैं।
तो ये ईगो ही होता है जिसके कारण हम रिवेंज ट्रेड करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या, आपका सिस्टम क्या बता रहा है, आपका फंडामेंटल क्या बता रहा है, उसके बेसिस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, rather than taking revenge from the market you cannot take revenge from the market, you have to be along with market. वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये इन्वेस्टिंग बेसिकली एक लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करो तो जैसे हम कहते हैं कि इक्विटीज़ में आप कम पार्टिसिपेट कर लो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो। लेकिन आपका शायद वो अप्रोच नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा फिर एग्जिट्स वगैरह भी बीच में कर रहे हो। सो पोर्टफोलियो को आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करके चलते हो इन्वेस्टिंग में। यस, तो बेसिकली और भी है। अभी मैं ऐसा एक टूल ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा टूल हो जिसमें मैं बना रहूं, लॉन्ग टर्म में बना रहूं, और मैं उससे प्ले, मतलब उसके रूल्स से प्ले नहीं करूं। इट शुड बी टोटली सिस्टम ओरिएंटेड। सो दैट्स what I was looking, and thanks to you in the last Definest we conference you know launched that Momentify. So वो Momentify जो है वो काफ़ी मुझे बेनिफिशियल लगा, बिकॉज मैंने फिर उसमें अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन की फंडामेंटली एंड टेक्निकली, और उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करके आई एम ट्राइंग टू नो व्हाट यू आर सेइंग लॉन्ग टर्म, बिकॉज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑल्सो लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, वेल्थ क्रिएट तो लॉन्ग टर्म में होती है। तो उसके लिए ये मुझे जो प्लेटफॉर्म मिल गया है उसमें मैंने स्ट्रेटजी डिफाइन की है, एंड आई एम रियली रिलाइंग नाउ कि अब मंथली मुझे एक बार ही उसको एग्जीक्यूट करना है, वो भी 1-2 सेकंड का काम है जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, और वो कंटिन्यू रहेगा। मुझे ये पता है बैक टेस्ट करके 15 साल का कि कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो सकता है, क्या उसका रिटर्न है पुराना, तो ये सब कितना एवरेज चर्न है, सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेरे पास हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सी द पास्ट एंड हैव ए सिस्टम इन प्लेस, और फ्यूचर में तो जो होगा वो होगा, बट ये सर्टेन है कि हाँ आई एम गोइंग विद प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसेस, सो आई कैन कंटिन्यू विद दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जो ऑटोमेटिकली चर्न होगा उसमें वो होगा, आई डोंट नीड टू इंटरफियर विद दैट। हाँ, नाइस। बिकॉज अभी आपने बोला इसलिए क्योंकि इनफैक्ट जो भी आप ये कर रहे हो इसका काफ़ी कुछ मोमेंटिफाई में हो सकता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, पोर्टफोलियो एवरी मंथ रीबैलेंस होगा। जो आप कर रहे हो वो ट्रेडिंग सेक्शन में भी हो सकता है, मतलब जैसे आपके स्ट्रैटेजीज जो है उसके रूल्स बना के यू गेट अ पोर्टफोलियो, और फिर आप एग्जिट आए, वैसे आप जैसे आपका डबल बॉटम सेल या 1:3 आ जाए तो आप एग्जिट कर लो एंड देन यू गेट अनदर स्टॉक। सो ये चीज़ें मोमेंटिफाई में हो सकती है। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट। मतलब ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा फंडामेंटल टेक्निकल या जो भी कुछ कर रहा हो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, वो सारा मोमेंटिफाई में हो सकता है। आई थिंक डिफाइनेज कम्युनिटी के पास ये एज है जो बेसिकली वी आर आवर कम्युनिटी मेंबर्स। आई एम रियली ग्रेटफुल टू डिफाइनेज टीम बिकॉज द वे यू नो वी हैव ग्रोन एज ए टीम, एज ए फैमिली टुगेदर, एक साथ सारे कम्युनिटी मेंबर्स चलते हैं और एक दूसरे से हम सीखते हैं और उसी तरीके से हम ग्रो करते जा रहे हैं। सो लर्निंग इज़ देयर, कंटिन्यूस लर्निंग इज़ देयर, and you are growing continuously, so that's really grateful to you for building a great community for all of the people. नहीं, थैंक यू। ये हम सबको मिला के ये कम्युनिटी होती है। जैसे भी आप जैसे लोग फिर वो शेयर भी करते हैं, आपने बहुत जनरसली अपनी पूरी सिस्टम शेयर की, अपना स्कोरिंग मेथड शेयर किया है, तो यही कम्युनिटी में बाकी लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा कि फिर इसमें से कुछ लेंगे। और मोटिव ये भी होता है, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस, सो ये किसी को इंस्पायर करता है कि अगर गौरव जी कर सकते हैं, उन्होंने इतना सारा शेयर भी किया है, तो फिर मैं भी उसमें से कुछ सीख के मैं भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। और फिर उसमें कोई परफॉर्म करे, फिर उनके साथ भी हम काम करें, आपने अच्छा किया है, आप फिर दूसरों को भी बताओ आपने कैसा अच्छा किया है। यही सोचिए, ओवरऑल मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे देखो ये बहुत डिफिकल्ट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत रिवार्डिंग भी हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन से काम करो। ये मेरा इतने साल का अच्छा एक एक्सपीरियंस है, खुद का भी और लोगों को देखने का भी। जो लोग डिसिप्लिन से काम करते हैं उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होता है, अच्छा काम हो सकता है यहाँ। सही बात। और आप जैसे लोग इंस्पायर करते हैं दूसरों को। सो इट वाज वेरी नाइस कि आपने पूरा शेयर किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत कुछ सीखने मिला और अच्छे टेक अवेज हैं। और आपके जो दूसरे सिस्टम है, होपफुली उसके ऊपर भी कभी हम और पॉडकास्ट करेंगे। कंक्लूड करने से पहले
कोई ऐसी एडवाइस जो आप किसी को देना चाहते हैं, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, न्यू कमर हो, एक्सपीरियंस्ड हो? So basically, I remember I have read one quote of Warren Buffett, which is always there in my mind, back of the mind. If you don't make your money work for you while you sleep, you will die working. So basically, that's the quote. Ki you have to do something for your money to work for you. So if you don't do that, you will keep on working until you die. So that has inspired me really, and I would like to tell people that long term में compounding का जो impact आता है वो हमें समझ में नहीं आता है, but जब वो समय देते हैं, जब हम अपनी investing को over a period of time, it really creates wealth. Compounding is a powerful thing, for sure. So with that, thank you very much गौरव. आपने बहुत अच्छे से knowledge share किया है और आई एम श्योर बहुत अच्छे टेक अवेज है लोगों के लिए. आपके जो बाकी सिस्टम्स है उसके ऊपर भी हम एक कभी पॉडकास्ट करेंगे आगे. तो दोस्तों, आई होप आपको ये कन्वर्सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा. देखिए, मेजर टेक अवे क्या होना चाहिए, जो स्टॉक सेक्टर्स जो भी डिस्कस हुए ना, वो जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है प्रोसेस. उन्होंने किया कैसे, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को कैसे अपने तरीके से यूज करके उसके कुछ फीचर्स को कैसे अपना एक अच्छा प्रोसेस बना लिया. दूसरा है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में अपने अपने जो उनके स्टडीज जो उनको ठीक लगते थे, वो दोनों का एक मिला के उन्होंने एक अपना अच्छा प्रोसेस बिल्ड किया. और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन में जो उनका कन्विक्शन आया है, जो उन्होंने बताया कि अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे चीजों को, तब जाके आपको वो एक्सपीरियंस आता है और अच्छा काम हो सकता है. तो ये जरूरी चीजें हैं. हम हमेशा यही कहते हैं जब भी हम लोगों से बात करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने प्रोसेसेस डिफाइन किए हैं, वो अगर हम सीखे. बाकी डिफाइन एज के प्लेटफॉर्म्स में ऐसे बहुत सारी स्टडीज आपको मिलती है, बस आपको उसको यूज कैसे करना है ये हम ऐसे लोगों से सीखते हैं और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है. सो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा. नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं जल्दी.